हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 10, जिसमें हम सीखेंगे आवेशों की निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। टॉपिक लिखा हुआ है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आवेशों का निकाय लेना है हम लोगों को। ठीक है, आवेशों का निकाय समझ लेंगे आप लोग कैसे, कि बहुत सारे आवेश उसमें होंगे। ठीक है, चलो लेते हैं हम लोग। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आवेशों का निकाय लेंगे। ये लीजिए, ये आपके पास एक निर्देश तंत्र है। ठीक है, ये एक्स एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन। इस निकाय में बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं। जैसे कौन कौन सा, मैं मानता हूं ए आवेश कौन सा है, Q0 आवेश है। ठीक है, ये आवेश कौन सा है, Q1 आवेश है। ये आवेश कौन सा है, Q2 आवेश है। और ये आवेश कौन सा है, Qn आवेश है। ठीक है, तो इसमें n आवेश दे रखे हैं। इस Q1 आवेश की मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो है, मान लीजिए R01, सॉरी R1। n जो आवेश है n उसका जो मूल बिंदु सापेक्ष स्थिति सदिश वो कौन सा है, Rn है। Q0 वाले का स्थिति सदिश R0 है और Q2 वाले का स्थिति सदिश R2 सदिश है। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। ठीक है, ओके। हम मानते हैं कौन से बिंदु पर देखते हैं, और आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता लगाने के लिए वही परीक्षण आवेश को देखेंगे। और परीक्षण आवेश कौन सा है, ये रहा Q0, कौन है, परीक्षण आवेश है। तो इस पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो इस पर लगने वाले बल की दिशा में ही होगी। तो ये इस पर इसके विद्युत क्षेत्र विद्युत बल लगाएगा इस दिशा में, क्योंकि ये भी धन प्रकृति का, ये भी धन प्रकृति का, प्रतिकर्षण होगा तो बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र होगा इसका। तो इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो होगी आउटर साइड। ठीक है, जिसको हम लोग मान लेते हैं कौन, E1 वेक्टर। ठीक है, और यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी है उसको हम लोग बोलेंगे कौन, R01। 0 आवेश और 1 आवेश के बीच की दूरी। इसी प्रकार इसके कारण इस पर लगने वाला जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा प्रतिकर्षण इस तरफ, जिसको हम बोलेंगे कौन, E2। और इसकी जो दूरी होगी वो होगी कौन सी, R02। सिमिलरली n के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ, ये लीजिए इस तरफ बाहर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, En वेक्टर। और इसके जो बीच की दूरी होगी वो कौन सी होगी, R0n होगी। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ओके। अब तो इस प्रकार से आप लोगों को कितने आवेश लेने हैं n आवेश लेने हैं। इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लीजिए ताकि थोड़ा सा आपको डायग्राम सुंदर दिखे। ये n आवेश यहाँ ले लीजिए, Qn आवेश, बीच की दूरी कौन सी होगी, Rn होगी। और ये इसके इस पर बाहर की तरफ इस प्रकार से, ताकि डायग्राम भी थोड़ा आपको अच्छा दिखे, En। ठीक है, ओके। अब हमें पता है किसी एक आवेश पर एक से ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आरोपित हो रही है। E1, E2, E3, E4, E5, En आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अप्लाई हो रहा है। अब आप जानते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत वो क्या कहता है कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के द्वारा उस पर लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है, वैसा का वैसा विद्युत क्षेत्र होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, बोलो क्या, अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार Q0 आवेश, और Q0 कौन सा है, परीक्षण आवेश। Q0 आवेश पर निकाय के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, अन्य सभी आवेशों के कारण अन्य सभी आवेशों के कारण
Q नोट पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के तुल्य होती है। ठीक है, तो जो टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होगी, वो सभी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसके सदिश योग के बराबर होगी। तो बताओ क्या होगा, सदिश योग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, बोलो क्या, ई कौन से आवेश पे लगने वाले, जीरो पे, तो ई जीरो इक्वल्स टू, बताओ किस किस के योग के बराबर, सभी योग के बराबर, बताओ क्या, E1 प्लस E2, अगर तीसरा आवेश होता तो E3 प्लस डॉट 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 En वेक्टर, अगर n आवेश है, हाँ या ना। और आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो E वेक्टर इक्वल्स टू क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, साथ में कौन, आर कैप, यही होती है। तो अब आप मेरे को बताइए E1 के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, वो होगी के क्यू वन अपॉन R01 का स्क्वायर और R01 का कैप। सिमिलरली के E2 क्या होगी, E2 ये रहा, इस कैन इस पर, तो के Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर और R02 का कैप। सिमिलरली R0n की एंड कितनी होगी, तो के QN अपॉन R0n, दूरी ये R0n है ना, R0n का स्क्वायर और R0n का कैप हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो बताओ क्या हो जाएगा, लिख ही लेते हैं। E1 वेक्टर बताओ क्या होगी, E1 वेक्टर होगी, बताओ क्या, के Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर और R01 का कैप, यही होगा। E2 कौन होगा, E2 का आवेश 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वो कितनी होगी, के Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर और R02 का कैप। सिमिलरली En कितनी होगी, En होगी, बताओ कितना, के QN अपॉन R0n का स्क्वायर और R0n का कैप, यही होगी। इसको आप समीकरण नंबर 1 बनाओ, इसको आप समीकरण नंबर 2 बनाओ, किस किस से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, बताओ समीकरण 1 और 2 से कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबको जोड़ देंगे, बताओ क्या करेंगे, E नोट इक्वल्स टू पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस होता सबका योग कर देंगे, तो के Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर और R01 का कैप प्लस E2 की वैल्यू ये रही कितनी, के Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर और R02 का कैप प्लस सबका योग हो जाएगा, बताओ क्या, के QN अपॉन R0n का स्क्वायर और R0n का कैप, ये क्या हो जाएगा, सदिश योग। अब एक छोटी सी चीज देखिए, आपको पता है यहाँ पर के कॉमन आ रहा है, तो के को ले लीजिए आप बाहर, तो E नॉट इक्वल्स टू के ले लिया हमने बाहर, अंदर क्या बचेगा बताओ, अंदर बचेगा Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर और R01 का कैप प्लस यहाँ क्या बचेगा, Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर और R02 का कैप प्लस आगे क्या बचेगा, QN अपॉन R0n का स्क्वायर और R0n का कैप। ओके, अब आपको पता है हम लोग इसको सिग्मा रूप में लिख सकते हैं आसानी से, और के का मान आप जानते हैं 1/4πε0। तो बताओ इसका जो आगे वैल्यू होगी वो कितनी हो सकती है, सोल्व करके बता दीजिए। E नोट इक्वल्स टू, बताइए सबसे पहले के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0। ठीक है, ओके, इसका सिग्मा रूप बनाते हैं हम लोग, समेशन रूप बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में लिमिट लगाएंगे I इक्वल्स टू, बताओ कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n तक चलेगा, तो I इक्वल्स टू कितना, 1 और कहाँ तक, n तक। ठीक है, ऊपर देखो कौन है, Q1 Q2 Q3 Q4, तो ऊपर क्या लिख देंगे आप, QI अपॉन
नीचे कौन है, R01, R02, R03, R04, तो क्या लिख देंगे R0I, और कैप भी है तो बताओ क्या, R0I का कैप। ये क्या हो जाएगा, इसका सबमिशन रूप हो जाएगा। ये हमने क्यों किया, इसको थोड़ा सोल्व करके देखते हैं। सिग्मा का मतलब क्या होता है, प्लस करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग I बराबर 1 रखेंगे, तो रखो Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर और R01 का कैप। फिर सिग्मा का मतलब क्या होता है, प्लस, और अगला जोड़ो तो I की वैल्यू कितनी करेंगे, अगली 2, तो Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर और R02 का कैप। फिर 3 करेंगे तो Q3 अपॉन, ये समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा, तो ये क्या था, आवेशों की निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इस प्रकार से निकलेगी। अब कुछ विशेष बातें, मान लीजिए दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं सपोज दैट एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में है E1 वेक्टर, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में है जिसकी वैल्यू है E2 वेक्टर, ठीक है। आपको पूछे कि इनके बीच में कोण जो है वो थीटा है, और आपसे पूछे कि इनका जो परिणामी होगा वो किधर होगा, तो आप देखिए ध्यान से, एक लग रहा है इस तरफ, एक लग रहा है इस तरफ, तो इनका परिणामी कहां से आएगा, इनके बीच में से निकलेगा, तो इनका जो परिणामी होगा वो कहां से जाएगा, इनके बीच में से जाएगा, और जो परिणामी की वैल्यू होगी E इक्वल्स टू वो होगी कितनी, रूट ऑफ, बोलो क्या हो जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। याद कीजिए हमने कुछ नहीं किया, हमने सदिश योग का फॉर्मूला लिखा है। सदिश योग आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, दो सदिशों का जो योग का फॉर्मूला होता है वो होता है कितना, E इक्वल्स टू, या आप लोगों ने पढ़ा होगा R इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। यस, तो वैसा वैसा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ए की जगह मान लो E1 और बी की जगह मान लो E2, तो E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए थीटा का मान 0 डिग्री हो, थीटा का मान कितना हो, 0 डिग्री हो। थीटा का मान 0 डिग्री होने का मतलब ये हुआ कि E1 भी इसी डायरेक्शन में हो और E2 भी इसी डायरेक्शन में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, न्यूमेरिकल्स में काम में आएंगे हमें थीटा का मतलब 0 होना, मतलब ये E1 इस तरफ और E2 भी इसी तरफ, एक E1 भी इधर E2 भी इधर, दोनों समान डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो जो E1 E2 का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला रखो E इक्वल्स टू, बताओ क्या, रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा। थीटा का मान कितना है, 0, तो कोस 0, कोस 0 का मान कितना आता है, 1 आता है, तो जैसे कोस 0 का मान 1 आएगा हम लोग इसको कितना कर देंगे, कोस 0 का मान कितना कर देंगे, 1। तो आपके पास ये फॉर्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB का, तो बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, E इक्वल्स टू रूट ऑफ E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर। अब आप देखो होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी E1 प्लस E2। इसका मतलब ये हुआ क्या कि अगर दो सदिश समान दिशा में हैं, दो सदिश समान दिशा में है तो उनको हम लोग डायरेक्ट जोड़ देंगे, डायरेक्ट जोड़ेंगे मतलब E1 प्लस E2 कर देंगे, समान दिशा में हो तो, ठीक है। और अगर विपरीत दिशा में हो तो वो भी देख लीजिए, मतलब क्या, इफ थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री हो, 180 डिग्री हो, मतलब एक इस तरफ हो E1 और E2 इस तरफ हो, थीटा का मतलब कितना, 180 डिग्री हो, ठीक है। तब यहां पर अपन क्या लिखेंगे, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस 180, और कोस 180 का मान होता है माइनस का 1। जब आप माइनस का 1 रखेंगे तो अंदर कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2E1 E2, क्योंकि यहाँ पर कोस 180 का मान माइनस 1 ना, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अच्छा, अब आप बताओ ये फॉर्मूला दिख रहा है आप लोगों को A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, तो बताओ वैल्यू क्या हो जाएगी, E इक्वल्स टू रूट ऑफ E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बताओ क्या आएगा, E1 माइनस E2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो सदिश राशियां विपरीत दिशा में है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर बिल्कुल विपरीत दिशा में हो, अपोजिट हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। और माइनस भी कैसे करेंगे, बड़ी में से छोटी घटाएंगे। क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी घटाएंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग स्क्रीन को पॉज कीजिए, यहाँ तक नोट्स बनाइए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। आगे हम करते हैं कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.8, जिसमें दे रखा है क्या,
कोई इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम या न्यूटन कूलाम इनवर्स परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। आपके पास विद्युत क्षेत्र दे रखा है और वो कितनी दूरी तक गिरता है, 1.5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर है। ओके, जो एक प्रकार से हाइट दे रखी है, दूरी है। ओके, अब कोई प्रोटॉन इस क्षेत्र में उतनी दूरी तक गिरता है। उसके बाद में सेकंड केस में क्या दिखा कि अब कोई प्रोटॉन है, अब पहले इलेक्ट्रॉन था, अब कौन है, प्रोटॉन। आपको पता है प्रोटॉन पे आवेश इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है, लेकिन प्रकृति में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन इसी क्षेत्र में गिरता है और कैसे गिरता है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है। दिशा क्या कर दी जाती है, इसकी उत्क्रमित कर दी जाती है, मतलब उल्टी कर दीजिए। जो प्लस था वो माइनस, माइनस था वो प्लस कर दीजिए। तो दोनों प्रक्रमों में गिरने में लगे समय गणना करनी है। हमें क्या करना है, टाइम की वैल्यू निकालनी है, कितना टाइम लगता है गिरने में। और फिर क्या करना है, इस स्थिति का गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से तुलना कीजिए। फिर गुरुत्व क्षेत्र में जो गति होती है उससे हमें इसकी तुलना करनी है। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। सबसे पहले हमें टाइम निकालना है। ठीक है, और क्या बोल रहा है ये मुक्त पतन की बात कर रहा है, मतलब इस पे जो त्वरण है वो भी कहीं ना कहीं काउंट होने वाला है। ठीक है, अच्छा आप सबसे पहले देखिए, हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश उपस्थित होता है उस पर बल लगता है। आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पता है, E क्या होता है, F/Q0 होता है या F/Q होता है। ठीक है, तो अगर यहां से लगने वाले बल की गणना करें तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q × E हो जाएगा। यस और नो? तो बताओ क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आवेश नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर ये दोनों आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो इस पे बल लगेगा। और बल कैसे लगता है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला बल होता है उसकी दिशा प्रोटॉन पे लगने वाले बल की दिशा के विपरीत होती है। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो आकर्षित होगा वो किधर से किधर जाता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है आवेश, ऋण आवेश। तो इसकी दिशा किधर से किधर होगी, माइनस से प्लस की ओर होगी। ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है, जबकि प्रोटॉन की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, धनावेश। तो ये धनावेश धन प्रकृति से क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है, किधर, ऋणावेश की तरफ। ठीक है, तो दोनों की दिशाएं क्या होती है, उल्टी होती है, व्युत्क्रमित होती है। ठीक है, हमें पता है E बराबर क्या होता है, F/Q। तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा, QE। Q कौन है, आवेश। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, E। तो हम लोग बात करते हैं प्रथम स्थिति की। तो केस फर्स्ट, क्या केस फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल अनुभव करता है। विद्युत बल, और विद्युत बल की वैल्यू कितनी होगी, विद्युत बल की वैल्यू कितनी होगी, F बराबर QE। और Q कौन, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना, E। तो क्या हो जाएगा, EE विद्युत बल अनुभव करता है। ठीक है, तो हमें तो क्या करना है, त्वरण निकालना है। तो आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, ये तो बल का मान आ गया। तो चूंकि F बराबर कितना हो गया, विद्युत बल का मान कितना, EE, समीकरण नंबर 1। अब हमें तो क्या त्वरण निकालना है, तो F बराबर क्या होता है, आप जानते हैं MA। F बराबर क्या होता है, MA, समीकरण नंबर 2। क्या दोनों समीकरण F है, तो क्या हो जाएगा 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बताओ क्या हो जाएगा, MA क्या हो जाएगा, EE। हमें तो क्या निकालना, त्वरण। तो बोलो A क्या हो जाएगा, EE/m। ओके, वैल्यू रख दीजिए, सोल्व कर दीजिए। E इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इंटू E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रखी है, अगले ने ये दे रखी है, ये रहा कितना, 2 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई m। ये m कौन होगा, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर आपके पास आंसर आएगा, सोल्व किया हुआ है, आप लोग इसको सोल्व कर लेना, स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, और सोल्व करने पर आपके पास आंसर आएगा 3.51 × 10⁻15
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये त्वरण आ गया, किस पर लगने वाला, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला त्वरण आ गया। लेकिन हमें त्वरण नहीं निकालना भाई साहब, हमें तो क्या निकालना है, समय की गणना करनी है। ठीक है, अब समय कैसे निकालते हैं, आप याद कीजिए गति के समीकरण। क्या याद कीजिए, गति के समीकरण। तो गति के समीकरण जो थे वो देखते हैं हम लोग। पहला समीकरण था v = u + at। दूसरा समीकरण था s = ut + ½ at²। और जो तीसरा था वो था v² = u² + 2as। ठीक है, हमें क्या करना है, समय निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम तो इसमें तो है ही नहीं, तो तीसरा समीकरण तो काम में नहीं आएगा। कौन सा आ सकता है, पहला या दूसरा आ सकता है। लेकिन पहले समीकरण में प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों चाहिए, तो ये भी काम में नहीं आ सकता। समीकरण नंबर कौन सा काम में आएगा, तीसरा। तो अपन क्या लिखते हैं, गति के तृतीय समीकरण से। बोलो किससे, गति के तृतीय समीकरण से। बोलो गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, वो होता है s = ut + ½ at²। ठीक है, इक्वल्स टू, आप बताओ u प्रारंभिक वेग कितना है इसका, 0 मानते हैं। अरे प्रारंभिक स्थिर अवस्था में छोड़ा आप लोगों ने, तो प्रारंभिक वेग कितना, 0। तो 0 × t 0 हो जाएगा, प्लस कितना, ½ at²। भाई साहब हमें क्या निकालना है, t निकालना है। तो बताओ ये केस क्या हो जाएगी, क्या ये 2 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कितना, ये a और ये 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 2s = at²। हमें तो टाइम की वैल्यू निकालनी है ना, तो बताओ क्या हो जाएगा, t² = बताओ कितना, ये डिवाइड में चला जाएगा, बताओ कितना, 2s/a। 2s/a, ये s कौन है, दूरी, और कितनी दूरी गिर रहा है, ये h। ठीक है, हमें तो t² नहीं निकालना, t निकालना है। तो t² तो t = क्या हो जाएगा, यहाँ से t = हो जाएगा, बताओ कितना, √, बताओ कितना, 2s/a। ठीक है, तो बताओ t = वैल्यू रखिए √2 × s कौन, दूरी कितनी पड़ी हुई है, दूरी 1.5 मीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटी मतलब 10 की घात -2, तो इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, डिवाइडेड बाई a कौन, त्वरण कितना लग रहा है, इतना कितना 3.51 इंटू 10⁻15। और जब आप इसको सोल्व करेंगे, इस स्क्रीन को पॉज कीजिए एक बार, इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करने पे आपके पास आंसर आएगा, ये कितना आपके पास आएगा, ये 2.92 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड, -9 सेकेंड। आप सोल्व कर लीजिए, सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा ये। ठीक है, तो ये किसको गिरने में लगे समय आया है, इलेक्ट्रॉन को गिरने में समय लगा कितना, 2.92 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। एक बार यहाँ तक कीजिए, फिर हम लोग एक बार और सेकेंड पार्ट पे चलते हैं इस पे। ठीक है, ओके, पार्ट नंबर सेकेंड सोल्व करते हैं इसका, केस 2। केस 2 बताइए, केस 2 में क्या है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान रखा आपने, और दिशा क्या कर दी आपने, उत्क्रमित कर दी, दिशा उल्टी कर दी आपने, फर्स्ट से सेकंड में कर दी, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कर दी। और अब आपने इलेक्ट्रॉन से क्या कर लिया, प्रोटॉन ले लिया। तो आपको पता है प्रोटॉन किधर से किधर आकर्षित होगा, प्रोटॉन प्लस है धनावेश होता है, तो धनावेश से प्रतिकर्षित और ऋणावेश की तरफ आकर्षित होगा। बात समझ में आ गई आपको, ओके। तो प्रोटॉन किधर से किधर आएगा, प्लस से माइनस की तरफ आता है। ठीक है, ओके, तो हम लगाएंगे कौन सी, केस सेकेंड। ठीक है, तो वही ऐसा कैसा, हमें पहले त्वरण निकालना है, फिर बल निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे, सेम ऐसा कैसा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन पर लगने वाला बल, बताओ क्या होगा, F = QPE। ठीक है, और आप जानते हैं QP कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो F बराबर कितना हो जाएगा, E × E। ठीक था, हमें त्वरण निकालना है, F बराबर क्या होता है, ma। तो बताओ तुलना करेंगे, तो बताओ क्या हो जाएगा, ma अपन लिख देंगे तुलना करने पर जब दोनों बलों की तुलना करते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा, ma = आ जाएगा आपके पास EE,
अरे एफ बराबर एफ है तो ई, हमें तो क्या चाहिए, त्वरण निकालना है, तो एम आ जाएगा इसके नीचे, ये लीजिए। और एम इस बार क्या है, प्रोटॉन का मास लेना है, तो सेम टू सेम फॉर्मूला हमारे पास ये काम में लेना है, या आप डायरेक्ट काम में ले सकते हैं फॉर्मूला, क्योंकि हमने डेरिवेशन तो कर रखा था इसका। ठीक है, तो ए इक्वल टू वैल्यू रखो, ई इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी की उतनी, कितनी 2 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई एम पी, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास वो त्वरण आएगा प्रोटॉन के लिए, वो त्वरण आएगा कितना, वो आएगा 1.91 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको एक बार सोल्व कर लीजिए, वैल्यू आपके पास आएगी ये। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, त्वरण आ गया। फिर वही हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, तो समय निकालना है, त्वरण आपके पास है, तो समीकरण कौन सा काम में लेंगे हम लोग, वही तीसरा समीकरण, तो पुनः गति के तृतीय समीकरण से, पुनः गति के तृतीय समीकरण से बताओ क्या हो जाएगा, वही s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। प्रारंभिक अवस्था में वेग कितना होगा 0, तो अपन ut से कितना कर देंगे, u की से कितना कर देंगे 0, तो s बराबर आएगा ये। तो अपन क्या लिखेंगे डायरेक्ट, क्या मैं t का मान रख सकता हूँ यहाँ से डायरेक्ट, क्या तो t इक्वल टू क्या होगा रूट ऑफ, बताओ सेम टू सेम ऐसा कैसा, ऊपर कितना 2s अपॉन a। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा 2s s की वैल्यू दूरी वही है, कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटी कितना 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई a, त्वरण कितना आया, ये रहा 1.91 इंटू 10⁻12 है। जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करने पे आपके पास आंसर आएगा ये 1.25 इंटू 10⁻7 सेकेंड। ठीक है, और इसका में कितना आया था 2.9 इंटू 10⁻9 सेकेंड। अब एक छोटी सी बात, ये तो आपके पास क्या आ गया, लगा समय आ गया, लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है लास्ट में क्या, कि इस परिस्थिति में गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से आपको तुलना करनी है, और गुरुत्व से मुक्त पतन जो होता है उसमें गुरुत्व त्वरण का मान कितना आता है, g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, यस और नो। अब यहाँ जो त्वरण आया है उसको देखो एक बार, इलेक्ट्रॉन के पास जो त्वरण आया है वो आया है कितना, ये इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला त्वरण आया कितना 3.51 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां जो त्वरण आया वो कितना है आपके पास, त्वरण आया है कितना 1.91 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात बता कीजिए, क्या गुरुत्वीय त्वरण का मान चेंज होता है, जैसे मैं एक वस्तु ये डाल रहा हूं और दूसरी वस्तु ये डाल रहा हूं, गुरुत्व त्वरण तो 9.8 ही लगेगा, हाँ या ना, लेकिन यहां देखिए यहां जो त्वरण है वो क्या लग रहा है आपके पास, अलग अलग लग रहा है, यस और नो। और अलग अलग कैसे लग रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसका आवेश भी इतना ही, इसका आवेश भी इतना ही, लेकिन इसका द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। मतलब विद्युत बल में जो त्वरण लगता है वो किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण जो त्वरण होता है गुरुत्व के अधीन, वो त्वरण द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो इस लाइन को आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, विद्युत बल के अधीन, विद्युत बल के अधीन त्वरण किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यस और नो। परंतु, और आपको पता है गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन जो होता है उसमें त्वरण कितना लगता है 9.8, परंतु गुरुत्व बल में, गुरुत्व बल के अधीन त्वरण द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये हम लोगों ने सीखा इस क्वेश्चन से। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप आराम से स्क्रीन को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।
एनसीईआरटी का अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने दे रखा है, बताओ क्या। दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 जिनके परिमाण क्रमशः +10⁻⁸ कूलाम तथा -10⁻⁸ कूलाम है, एक दूसरे से 0.1 मीटर दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से 0.1 मीटर दूरी पर रखे हैं, चित्र के अनुसार दे रखा है। चित्र में दर्शाए बिंदु ए, बी व सी पर विद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए। हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और यहाँ जो बिंदु ये दूरी है ना, ये दूरी भी दे रखी है कितनी, 0.1 मीटर। ठीक है, ये भी कितनी दे रखी है, 0.1 मीटर। आप एक छोटी सी चीज देखिए, आपके पास एक समबाहु त्रिभुज दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखो 0.5 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, मतलब हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है। ठीक, अच्छा, अब इसके कौन कौन से बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। ए बिंदु पर, ये रहा ए बिंदु, ये बिंदु ए रहा यहाँ पे, ए बिंदु पर निकालना है, फिर निकालना हमें बी बिंदु पर, और हमें निकालनी है सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको पता है इस निकाय में कितने आवेश उपस्थित हैं, 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसके निकालेंगे, ए बिंदु पर निकालेंगे। ठीक है, चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आइए ए बिंदु लीजिए, ये रहा ए बिंदु। ठीक, ओके, अब इस ए बिंदु के इस तरफ तो माइनस आवेश उपस्थित है, और इस ए के इस तरफ प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है, और इनकी वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है कितनी, 10⁻⁸ कूलाम, और Q2 की वैल्यू कितनी है, माइनस की 10⁻⁸ कूलाम। ठीक है, एक पॉजिटिव है, दूसरा कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा, और दोनों के बीच की दूरी यहां भी कितनी है, 0.5, ये दूरी भी कितनी है, 0.5, और ये दूरी भी कितनी है, 0.05 मीटर में। ठीक, अच्छा, हमें कौन से बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ए पॉइंट पे निकालनी है। अब आप जानते होंगे, आप क्या जानते हैं, इस ए पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपको पता है अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहीं भी निकालनी हो ना, तो इस बिंदु पर आप परीक्षण आवेश की कल्पना करेंगे। क्या करेंगे, परीक्षण आवेश की। और आपको पता है परीक्षण आवेश बेचारा अल्प धन प्रकृति का होता है, उसका परिमाण तो बहुत कम होता है, और प्रकृति में कैसा होता है, धन प्रकृति का होता है। तो जब आप लोग यहां पर धन प्रकृति लेके आएंगे, कौन से बिंदु पर, ए बिंदु पर परीक्षण आवेश की कल्पना करेंगे, तो ये लीजिए हम यहाँ पे परीक्षण आवेश की कल्पना कर रहे हैं, Q0। तो जैसे आप इस ए बिंदु परीक्षण आवेश की कल्पना करेंगे, बताओ क्या देखेंगे, ये जो प्लस आवेश है इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब इस ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में, उस दिशा में, आउटवर्ड, इस तरफ होगी। अरे ये प्लस आवेश इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाएगा बाहर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। ठीक है, इसको आप क्या नाम दे दीजिए, E1A, पहले आवेश के कारण ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अच्छा, सिमिलरली आप देखिए ध्यान से, जो दूसरा आवेश कौन सा है, माइनस आवेश है। अब ये माइनस आवेश इस प्लस आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, क्योंकि ये प्लस प्रकृति का है, ये माइनस प्रकृति का, इसका खुद का प्रभाव होता नहीं है, तो ये किधर आकर्षित होगा, उस तरफ। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण है, इस प्लस क्यू के कारण, सॉरी माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी तरफ होगी, और वो कितनी होगी, E2A। समझ गए होंगे, दूसरे आवेश कारण ए बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया था दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान दिशा में है, तो दोनों को जोड़ देंगे, सब ऐड कर देंगे। तो अब देखेंगे ए बिंदु पर लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ए बिंदु पर दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र समान दिशा में है, अतः ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
बताओ दोनों तीव्रता का योग हो जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, ई ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों का योग क्या, E1 ए वेक्टर प्लस E2 ए वेक्टर। दोनों कौन सी दिशा में है, समान दिशा में। परिमाण तो लेंगे नहीं, केवल दिशा दिशा लेंगे। अच्छा, अब तो हमें तो योग करना है, तो ई ए इक्वल्स टू, बताओ पहले E1 ए, आपको पता है E जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होता है, KQ/R²। बोलो होता है कि नहीं होता। तो हमें इस ए बिंदु पर E1 ए प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, बताओ क्या, क्यू का मान कितना, 10⁻⁸ अपॉन R²। ए बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 0.5, तो 0.05 का होल स्क्वायर। ये तो किसकी वैल्यू, E1 ए की वैल्यू। सिमिलरली E2 ई की वैल्यू बताओ, ये इस माइनस क्यू के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ, तो बताओ परिमाण लेंगे हम लोग परिमाण काम में लेने वाले हैं ना, तो बताओ क्या हो जाएगा, क्यू का मान कितना है, 10⁻⁸, तो 10⁻⁸। सुनो ध्यान से, यहां माइनस काम में नहीं लेंगे, यहां केवल परिमाण काम में लेंगे हम लोग, ठीक है। माइनस तो क्या दिखा रहा है, इसकी दिशा दिखा रहा है, ठीक है। माइनस काम में ले लिया हमने दिशा के रूप में, अब हमें माइनस लिखाने की जरूरत नहीं है। तो k × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई बीच की दूरी, यहां से यहां की बीच की दूरी कितनी है, 0.5, तो कितना 0.5 का 0.05 का होल स्क्वायर, ठीक है। बताओ ये दुगुना हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ई ए इक्वल्स टू, बताओ 2 टाइम्स हो जाएगी, अरे समान वैल्यू है, 2 टाइम्स हो जाएगी। बताओ 2 × k की वैल्यू चलो लिख लो, k × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई, बताओ कितना, 0.05 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये लीजिए 2 × k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ निर्वात के लिए इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई कितना, 0.05 × 0.05, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद में आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 7.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये कौन से बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है, ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है, ठीक है। अब अपन किसके पर निकालते हैं, बी बिंदु पर निकालते हैं। चलो निकालते हैं, कौन से बिंदु पर, बी बिंदु पर, ठीक है। तो कौन से बिंदु पर, बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डायग्राम में देखिए बिंदु बी कहाँ है, ये रहा। चलो इसको उठा लीजिए यहाँ पे, ये रहा बी बिंदु, ठीक है। बी बिंदु से कितनी दूरी पर, 0.5 मीटर दूरी पे, 0.05 मीटर दूरी पे कौन सा आवेश उपस्थित है, Q1 आवेश उपस्थित है, ठीक है। और Q1 आवेश से कितनी दूरी पर, 1 मीटर दूरी पर कौन सा आवेश उपस्थित है, -Q2। तो यहां से ये Q2 और ये कितनी दूरी पे उपस्थित है, यहां से 0.1 मीटर दूरी पे, और Q2 कैसा है माइनस, और ये कैसा है प्लस, और कितना आवेश है इस पे, Q1 की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁸ कूलम, और इसकी वैल्यू है माइनस का 10⁻⁸ कूलम, ठीक। अच्छा चलो सोल्व करते हैं ए बिंदु पर। सबसे पहले हम लोग इसकी दिशा निकालते हैं, निकालिए दिशा। आप बताइए सबसे पहले Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बी बिंदु पर, देखो मैंने कहा आपको जहां आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहां परीक्षण आवेश ले आओ, तो यहां ले आओ परीक्षण आवेश, ले आए परीक्षण आवेश। अब आप बताइए मेरे को इस परीक्षण आवेश के लिए इस Q1 का बिहेवियर कैसा होगा। आपको पता है Q1 जो है वो कैसा है, धनावेश है। धनावेश परीक्षण आवेश क्या करेगा, आकर्षित या प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब बी बिंदु पर Q1 के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की तरफ होगी, तो ये इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ, किसके कारण, 1 के कारण, किस पर, बी पर। तो क्या लिख देंगे इसको, E1B, समझ गए होंगे, 1 आवेश के कारण बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ। सिमिलरली किसके कारण है, -Q के कारण। अब बताओ -Q, अब मैंने कहा जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वहां पर परीक्षण आवेश की कल्पना करेंगे, तो बी बिंदु परीक्षण आवेश Q0 है। ये -Q आवेश इस पर क्या करेगा,
आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा? आकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि ये ऋणावेश है और यहाँ पे कौन है? धनावेश। तो क्या करेगा? आकर्षण, मतलब इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ हो जाएगी? इसकी इस तरफ। और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आप E2B। इसको E2B क्यों बोला? कि दूसरे आवेश के कारण B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप देखिए ध्यान से, इस B बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है? विपरीत है। मैंने आपको बताया दिशा समान है दो सदिशों की तो जोड़ते हैं, और दिशा विपरीत दो सदिशों की तो उनको करते हैं अपन घटा देते हैं। ठीक है, तो हम एक लाइन लिख देते हैं, क्या? चूंकि B बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1B एवं E2B विपरीत दिशा में, इसको लिखो परस्पर विपरीत दिशा में, परस्पर विपरीत दिशा में आरोपित हैं। और आपको पता है विपरीत दिशा में तो हम लोग क्या करते हैं? घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। और किस में से कौन सा? बड़े में से छोटा। अब बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, वो तो हमें पता लगाना चाहिए। आप जानते हैं E समानुपाती होता है 1/r²। होता कि नहीं होता? अब आप जानते हैं अगर ये वैल्यू बड़ी होती है तो ये वैल्यू कैसी होती है? छोटी। तो अब आप बताइए इन दोनों में से R ज्यादा किसका है? देखो B बिंदु पर प्लस के कारण दूरी इतनी है 0.5, जबकि माइनस के कारण दूरी कितनी इसकी? 1.5 है, सॉरी 0.15 है। हाँ या ना? तो दूरी ज्यादा किसकी है? B, इस माइनस आवेश की दूरी ज्यादा है और प्लस आवेश की दूरी कम है। तो जिसकी दूरी ज्यादा है वो कम होगा, मतलब E2 इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो इस पे कम आरोपित होगा। समझ में आ गई बात? तो अपन लिखेंगे क्या? अतः B पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, आप क्या करेंगे? बड़े में छोटा घटाएंगे तो क्या करेंगे आप? EB इक्वल्स टू, बताओ EB इक्वल्स टू, बड़ा कौन सा है इसमें? बड़ा वो है जिसकी दूरी कम है। दूरी कम किसकी है? प्लस Q आवेश की। और प्लस Q आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 वाला, तो E1B। तो आप क्या लिखेंगे? E1B माइनस E2B। ये लाइन समझ में आएगी नहीं आई? सुनो ध्यान से। E समानुपाती 1/r² होता है। जिसकी दूरी बड़ी होती है उसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा? कम होगा। तो अब आप बताओ प्लस Q आवेश की दूरी इतनी है 0.05 और प्लस Q माइनस Q की दूरी कितनी है? 0.15 है। अरे 0.1 ये रही है, 0.05 ये रही। तो दूरी ज्यादा किसकी है? माइनस आवेश की। दूरी कम किसकी है? प्लस आवेश की। तो जिसकी दूरी ज्यादा उस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम, और जिसकी दूरी कम है उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा। तो दूरी कम किसकी है? 1 आवेश की। तो बड़े में छोटा घटाएंगे तो बड़ा कौन सा होगा? E1B। छोटा कौन सा होगा? E2B। समझ गए होंगे आप लोग? वैल्यू सोल्व कीजिए। तो EB इक्वल्स टू E1B वही फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर KQ/r²। तो सबसे पहले E1B, ये E1B विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पे किसके कारण? एक के कारण B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला क्या होता है? Q का मान कितना? 10⁻⁻8 KQ/r²। दूरी B बिंदु की Q1 से दूरी कितनी है? 0.5। तो क्या हो जाएगा? 0.05 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ओके, अब E2B कौन है? दो आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर? B पर। तो बताओ फॉर्मूला क्या? वही Q कितना? इतना परिमाणी काम में लेना आपको। तो इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई r²। r मतलब दूरी का स्क्वायर कितना? यहां से लेकर यहां तक की दूरी। देखो ये दूरी कितनी है? 0.1। ये दूरी कितनी है? 0.05। तो बताओ कितना हो जाएगा? 0.015। तो कितना हो जाएगा? 0.15 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कॉमन कौन आ रहा है? ये बाहर आ रहा है। तो EB इक्वल्स टू K इंटू 10⁻⁻8 आ गया बाहर। K का मान भी रख दो, चलो एक बार लिख लो। K इंटू 10⁻⁸ आ गया बाहर। यहां क्या बचेगा? 1/0.05 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 0.15 का
होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करके यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है, के की वैल्यू 9, तो ई बी इक्वल्स टू के की वैल्यू कितनी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8 और इसका स्क्वायर करके लिखना है, यहाँ पे इसका स्क्वायर करके लिखना, सोल्व कर लेना इसको दोनों को, तो ये आएगा कितना 1/0.05 का होल स्क्वायर माइनस 0.15 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करना, सोल्व करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी ई बी, सोल्व आसानी से आप कर सकते हैं, इसका ये तो गणितीय काम है, मैथमेटिकल रूप आसानी सोल्व करेंगे। स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के पास आपके पास ये वैल्यू आएगी, मैंने सोल्व कर रखा है, वैल्यू आएगी कितनी 3.2 इंटू 10 की पावर 4, वैल्यू आएगी कितनी 3.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। कितना आएगा 3.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। सोल्व कर लेना इसको आराम से, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो अभी हमने केवल 2 पॉइंट सोल्व किए हैं, ए और बी पर, अभी हमें किस पे निकालना है, सी पर। तो एक बार आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, ये बनाइए, उसके बाद में चलते हैं हम लोग सी पॉइंट पर। आगे हम निकालेंगे सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है सी बिंदु पर, इसी क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट, सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, चलो चलते हैं। मैंने कहा जहां विद्युत क्षेत्र निकालना वहां परीक्षण आवेश की कल्पना कर लो, तो यहां परीक्षण आवेश ले जाओ, ये परीक्षण आवेश ले गए, पहले किसके कारण प्लस क्यू के कारण, आप बताओ प्लस क्यू आवेश परीक्षण आवेश को आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित, मतलब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ, बाहर की ओर। तो ये लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ, बाहर की ओर। किसके कारण, पहले आवेश कारण, किस पर, सी पर, तो आप इसको नाम दे दीजिए E1C। ओके, फिर किसके कारण, माइनस क्यू के कारण, आपको पता है माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अंदर की तरफ, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ, अंदर की तरफ, और वैल्यू हो जाएगी इसकी कौन, E2C। अब आप देखिए E1C इस तरफ, E2C इस तरफ, तो परिणाम आएगा इनके बीच में से, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस में से, इसके बीच में से, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, EC बोलेंगे। ठीक है, अब आपको पता है अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान दिशा में होती तो जोड़ते, विपरीत में होती तो घटाते, और लेकिन ये तो क्या है, कोण बन रहा है, तो कोण के अनुसार आप लोगों को दो सदिशों का परिणामी ज्ञात करने का फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला होता है, EC इक्वल्स टू रूट ऑफ, याद कीजिए परिणामी आर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा होता है। तो क्या करेंगे आप लोग, इसको E1C का स्क्वायर प्लस E2C का स्क्वायर प्लस 2E1C E2C और कोस थीटा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में थीटा का पता लगाना होगा। अब इन दोनों के बीच जो थीटा कोण आएगा उसका मान देखो कैसे निकालते हैं। आपको पता है, आपको क्या पता है, ये 0.1 मीटर, ये 0.1 मीटर, ये भुजा भी 0.1 मीटर, 0.5 0.05 0.1 हो गया, तो समबाहु त्रिभुज बन गया। आपको पता है समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। अब आपको पता है ये सरल रेखा में बढ़ने वाला कोण है, अब सरल रेखा में बढ़ने वाला पूरा कोण होता है 180 डिग्री का। अगर ये 60 का तो ये कितना बचेगा, 120 डिग्री का, मतलब थीटा का मान कितना डिग्री आएगा, 120 डिग्री आएगा। ठीक है, तो आप थीटा का मान कितना रख देंगे, 120 डिग्री रख देंगे। ठीक है, तो बताओ EC का मान जो मान है वो आ जाएगा आपके पास कितना, रूट ऑफ E1C का स्क्वायर प्लस E2C का स्क्वायर प्लस 2E1C E2C कोस 120 डिग्री। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, E1C की चाहिए और E2C की चाहिए। तो सबसे पहले E1C की वैल्यू, E1C, 1C कौन है, 1 के कारण C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 1 के कारण C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको पता है फॉर्मूला होता है KQ/R स्क्वायर, तो KQ1/R स्क्वायर। तो K की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी, Q1 की वैल्यू है कितनी, 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, दूरी कितनी है 0.1 का स्क्वायर, तो कितना 0.1 का स्क्वायर। ये तो 1C। सिमिलरली E2C की देख लो, E2C देखो ध्यान से, वही KQ2/R स्क्वायर। देखो KQ2 की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -8 और दूरी कितनी है, वही 0.1, तो बताओ क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q2 की वैल्यू कितनी, 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाई R, दूरी कितनी 0.1 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो बताओ कितना, ऊपर कितना, देखो
9 इंटू ये 10 की पावर 9 है, ये 10 की पावर -8 है। बताओ कितनी बचेगी? 10 की पावर 1 बचेगी, तो 10 डिवाइडेड बाई ये कौन 0.1 इंटू 0.1। अब आपको पता है 0.1 हटाएंगे, 0.1 हटाएंगे, इसको पॉइंट आएंगे तो एक जीरो, दूसरा जीरो, तो बताओ कितने ऊपर जीरो हो गए? 3 जीरो, तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10 की पावर 3 मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन पर कूलाम। ये भी दो सेम वैल्यू है, देखो ध्यान से, सेम वैल्यू, तो वैल्यू भी कितनी आएगी इसकी? 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम आएगी। ओके, अब सोल्व करते हैं अपन आगे। E1C आ गया, E2C आ गया, कोस 120 की वैल्यू बतानी है, तो आप जानते हैं कोस 120, कोस 120 को आप लिख सकते हैं क्या? कोस 90 प्लस 30, ये लिखेंगे। और आपको पता है शायद क्या, कोस जो होता है 120 दूसरे चतुर्थांश में कोस कैसा होता है? माइनस, तो क्या आएगा इसके साथ में? माइनस। 90 है तो कोस हो जाएगा साइन में, ये लीजिए साइन, और आगे कौन? 30, साइन 30 की वैल्यू आप जानते कितनी होती है? 1/2, तो वैल्यू कितनी? माइनस का 1/2। ठीक है, अब वैल्यू रख दो। आप देखिए एक बार ध्यान से, क्या देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू समान है, मतलब E1C की और E2C की वैल्यू समान है, तो क्या आप E1C को E2C के बराबर रख सकते हैं? तो एक लाइन और लिख दें साइड में साफ भी, क्या? चूंकि E1C बराबर क्या है? E2C है, तो E2C की जगह आप E1C रख देना। ठीक है, तब ये फॉर्मूला हो जाएगा EC बराबर रूट ऑफ, बोलो E1C, तो E1C का स्क्वायर प्लस E2C की जगह क्या रख सकते हैं? E1C, तो E1C का स्क्वायर प्लस 2 E1C, E2C की जगह क्या रखना है? E1C, तो E1C, और कोस 120 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? -1/2, माइनस का 1/2। आपको पता 2 से 2 कैंसिल। अब बताओ EC बराबर क्या हो गया? रूट ऑफ, ये देखो E1C स्क्वायर, E1C स्क्वायर, 2E1C स्क्वायर, तो 2E1C का स्क्वायर, ये क्या माइनस, ये लीजिए माइनस, ये E1C स्क्वायर, E1C स्क्वायर, तो 2E1C स्क्वायर माइनस E1C स्क्वायर, क्या बचेगा? रूट में E1C स्क्वायर, और आपको पता है E1C स्क्वायर में से रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? E1C आएगा। समझ में आ गई बात? तो EC की वैल्यू किसके बराबर? E1C के बराबर, तो EC बराबर E1C की वैल्यू कितनी है? E1C की वैल्यू आपके पास पड़ी कितनी? 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा इस आंसर का सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से आप लोगों को 1.9 में कितने पार्ट सोल्व करने हैं? 3 पार्ट। आई होप आपको समझ में आए होंगे। देखो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, हमारा टारगेट 100 मार्क्स का है, तो हम ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम में आने की संभावना रखता है। हम टोटल क्वेश्चंस करेंगे, टोटल NCERT सोल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को नीट, IIT और नेवी एयरफोर्स में कोई समस्या नहीं आए। ठीक है, अगर आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे NCERT के, तो आप लोग नीट और IIT के नज़दीक पहुँचने लायक हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करते ही आप सिलेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।